नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आज के इस लेक्चर में भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, लेक्चर के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि यदि यहां से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है तो उसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकें। तो आइए साथियों, बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अब प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। पहली प्रकार की स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे 19 उपखंड 1 के भाग का में रखा गया है। इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता का भी वर्णन है। नेक्स्ट जो इसमें स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसे 19 के फर्स्ट पार्ट के खा में रखा गया है। तीसरी स्वतंत्रता संघ एवं सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता, 19 गा। चौथी स्वतंत्रता भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद रूप से संचरण की स्वतंत्रता, 19 घा में। और नेक्स्ट भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, 19 डा में। और नेक्स्ट कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता, 19 चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आंसर इसमें हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 24 में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 24 में क्या वर्णन है कि कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित है अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव दुर्व्यापार एवं बेगार तथा बालाश्रम के प्रतिषेध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा साथियों विकल्प बी, अनुच्छेद 29। अब इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 29 में प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे बेस कितने हैं? धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, जाति हो गए, भाषा, 4 बेस हैं। इन 4 बेसों के आधार पे किसी भी नागरिक को किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, यानी कि 51 ए में। तो प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़े गए थे। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके दौरान इसी समय आपातकाल की घोषणा की गई थी। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। वर्तमान में संख्या कितनी है मौलिक कर्तव्यों की? तो आंसर हो जाएगा 11। 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो इसमें बेसिकली ये वर्णित है 11वें में कि प्रत्येक माता पिता अथवा जो उसका गार्जियन है उसका मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 17। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 बेसिकली अस्पृश्यता के किसी भी रूप में संचरण या आचरण को निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान
का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 में जो वर्णित है वो ये है कि लोक नियोजन में अवसर समता, यानी कि राज्य लोक नियोजन में अवसर की समता बरतेगा, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद के स्वरूप ही आरक्षण की व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 16 का जो उपखंड 4 है उसमें यह वर्णित है कि राज्य चाहे तो किसी पिछड़े वर्ग को जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण कर सकता है, नियुक्ति में या पदों में आरक्षण कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 से 11 में कुल कितने प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जा सकता है। पहला प्रकार, जन्म के आधार पे नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है। दूसरा, वंशानुगत के आधार पे। तीसरा, पंजीकरण के आधार पे। चौथा, देशीयकरण के आधार पे। और पांचवा और अंतिम, क्षेत्र सम्मिलित होने पर। ठीक है, नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा राज्यों का संघ, विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत का संविधान में किन दो नामों का उल्लेख है? तो इंडिया और भारत, दो नामों का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। इसके अलावा हिंदुस्तान या अन्य किसी प्रकार का कोई शब्द भारत के लिए उल्लेखित नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी, अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 में यह वर्णित है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इस प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन की चर्चा की गई है, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 75 के उपखंड 3 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद ही एक और वर्तमान में प्रचलन है स्वतंत्र प्रभार मंत्री का। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ गलत लिखा है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? तो मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह होता है और इसमें बेसिकली 15 से 20 मंत्री शामिल रहते हैं कि। और मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? मंत्रिपरिषद तीनों प्रकार के मंत्रियों या चारों प्रकार के मंत्रियों को मिलाकर एक समूह बनता है, इसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। और इसमें लगभग 60 से 70 मंत्री शामिल रहते हैं। तो बेसिकली मंत्रिपरिषद हमारा एक बड़ा गोला हो गया और जो मंत्रिमंडल है वो छोटा गोला। तो छोटा गोला मंत्रिमंडल,
मंत्रिमंडल और बड़ा गोला मंत्रिपरिषद। ठीक। संसद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके लिए एक संविधान संशोधन आया था, 51वां संविधान संशोधन 2003। इसके तहत यह निश्चित किया गया था कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और यह किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, किसके अनुसार? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प सी, यानी अनुच्छेद 53 में यह स्पष्ट कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प बी, यानी कि अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसका विकल्प बी, अनुच्छेद 39। बेसिकली ये आर्टिकल 38 और 39 दोनों रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है रिट जारी करके। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प सी, यानी कि अनुच्छेद 124। एग्जैक्टली अनुच्छेद 124 के सब पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और संविधान में न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, और वो किस में है? आर्टिकल 61 में। न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है? यदि लोकसभा में लाया जाता है तो इसके लिए 100 सदस्यों को, और यदि राज्यसभा में लाया जाता तो इसके लिए 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, तभी आगे प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 111 में क्या है? तो अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति असहमति से संबंधित है, यानी कि जब कोई विधेयक दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प सी, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध करता है। राष्ट्रपति की इस शक्ति को भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में ना हो और विधि का निर्माण करना आवश्यक हो गया हो। और इसकी समय सीमा कितनी होती है? यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है तो अध्यादेश की समय सीमा कितनी होती है? तो जब भी संसद की पुनः बैठक होती है तो उसमें इस अध्यादेश पर चर्चा होने के बाद सहमति दोनों सदन दे देते हैं
तो ये आगे तक उसी रूप में लागू होता है, और यदि सहमति नहीं, मंजूरी नहीं मिलती है तो ये 6 सप्ताह के पश्चात समाप्त हो जाता है। और इसकी अधिकतम अवधि 6 माह तक होती है, क्योंकि हम सभी को जानकारी है कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है, 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब एक सदन से विधेयक पारित हो गया हो और दूसरे सदन को उस विधेयक पर आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 85। 2 सदनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, अनुच्छेद 85 के तहत। और एग्जैक्टली किस में है? अनुच्छेद 85 के उपखंड 2 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग या विघटित कर सकता है। ठीक है, भंग करने के क्या कारण हो सकते हैं? भंग करने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, या जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, यानी कि जो वर्तमान सरकार है उसने अपना लोकसभा में बहुमत खो दिया हो, तो राष्ट्रपति उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है। 17 क्या होता है? 17 का बेसिकली या तात्पर्य है एक सत्र की समाप्ति हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि अनुच्छेद 76। इस प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं, जान लेते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, यानी कि जो महान्यायवादी है वो ड्यूरिंग प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति उससे खुश है तब तक वो कार्य करेगा, और जब राष्ट्रपति ना चाहे तो उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। और इसकी योग्यता क्या होती है? यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इसे संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है, या संसद की संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकता है। अनुच्छेद 165 में किसका वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। जैसे संघ सरकार या केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता होता है। इस डिफरेंस को आप याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में लगातार ये पूछा जाता है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की गई है, या महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप ध्यान कर लें। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, यानी अनुच्छेद 253 के तहत संसद को यह विशेषाधिकार प्रदान किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इस प्रश्न से संबंधित अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 249 में क्या वर्णन है? अनुच्छेद 249 में यह वर्णित है कि राज्यसभा संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के संबंध में अधिकार प्रदान करता है। और अनुच्छेद 250 में यह वर्णित है कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो गई हो, ठीक है, तो उस समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, और इस कानून की वैधता कितनी होगी? 6 माह तक।
नेक्स्ट, अनुच्छेद 252 में क्या है? अनुच्छेद 252 में यह प्रावधान किया गया है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों संसद से निवेदन करें तो संसद राज्य की सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 पर चर्चा कर ही चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों द्वारा प्रार्थना पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी, यानी कि अनुच्छेद 252। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास सुरक्षित रहेंगी? तो आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 248 में यह वर्णन मिलता है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास सुरक्षित रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो जिसका आधार है, तो इसमें 3 विकल्प सही होंगे, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, यानी कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या विधि विरुद्ध कोई नियम बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान ले सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। सेम चीज अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 13 में स्पष्ट वर्णित है कि संविधान के विरुद्ध यदि कोई विधि बनती है तो वह विधि उस सीमा तक शून्य होगी जो संविधान के विरुद्ध है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ऐसा उपबंध अनुच्छेद 137 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से किसी विधि के सारवान प्रश्न पर परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो साथियों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।